मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये आया मोदी साहब, इसने जब टेक ओवर किया इंडिया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, इसने किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहा। अच्छा। हाँ, ये देखिए, अब मैं आपसे कब माजी भूल जाते हैं। लॉजिकल बात देखें, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने कहा सब अच्छे हैं। प्रैक्टिकल उसने काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में उसने बताया है कि ठीक है, अगर उन्होंने बुराइयां थी, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने काम करके डिजर्व किया और लोग उसको पसंद कर। लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है, आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? साफ साफ बात दो कर रहा हूँ। बात ये है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे आप पाकिस्तान वालों। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। I was shocked. अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे ये भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी बात, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो, अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की है। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले ये तो बिल्कुल वही बात की उन्होंने, कहते हैं आपके सर में दर्द है तो सर काट दें आप। ये वही इन्होंने हल बताया और ये आपको हल यही बता रहे हैं। 76 साल में इनके प्लाजे दुबई में किस तरह बन गए, इनके सारे फ्रॉड लंदन में किस तरह चल गए, इसी तरह हो रहा है ना। वो कहते हैं इनको यार इनको आटा नहीं मिल रहा तो केक खाया करें, ये वही कह रहे हैं और क्या कहना है। दूसरा, मैं जब बात कर रहा था, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा, यूएनडीपी के साथ एक और था कि आपकी रूलिंग एलीट क्या क्या तमाशे कर रही है। आप जहां बैठे इस्लामाबाद के अंदर गन क्लब के अंदर, गन क्लब है अपारा मार्केट के साथ, 72 एकड़ जमीन फ्री दी गई है। अफसरों को वहां पर जाकर गोलियां चलाया करें, आप अपने निशाने ठीक करें। किसके लिए है? शुगल के लिए। ना जिंदगी में कोई जंग जीती, ना कोई कुछ किया, ना कहते जाके वहां गोलियां चलाया करें। 72 एकड़ जमीन उनको फ्री दे देगी इस्लामाबाद, आपकी रूलिंग एलीट को। इस्लामाबाद क्लब आपका मशहूर तरीन है, 244 एकड़ जमीन उनको ₹1 पर एकड़ के हिसाब पर लीज दे दी गई। पाकिस्तान गाफ फेडरेशन है, उनको 150 एकड़ जमीन ₹2.5 पर एकड़ के हिसाब से लीज दे दी गई। बताया। और यूएनडीपी वाले चीख रहे हैं थर्ड पार्टी है। आप तो वो निकालते ही नहीं ना, बात ही नहीं करते। और ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, जजेस आपके देख लें। वो अगले दिन तारड़ साहब ने, क्या नाम है था, तारड़ साहब ने ट्वीट किया था कि वो जो आपके डोगर साहब है, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, लाहौर में जिस घर में रहते हैं 70 करोड़ का है, कोई पूछने वाला नहीं। जाय साहबान जिनकी वजह से और नैब के राजा सुल्तान साहब रिजाइन कर गए हैं, 50 करोड़ का 4 कनाल के जमीन के प्लाट की एलिगेशन है कि मेरे ऊपर उनके ऊपर प्रेशर, और उनकी वो उस डॉक्यूमेंट भी, उसकी भी फोटो कापियां नहीं कराई। लेकिन आरज़ू, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, बल्कि आज कोई एक ऐसा अदारा मुझे बता दें, कोई ऐसा एक शख्स बता दें, कोई एक वाहिद जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है आपकी नजर में कोई? मुझे तो कोई नहीं दिखता सर, बिल्कुल। तो फिर ये नैब को खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से, आप कानों से बहरे हैं, ये डाउन सिंड्रोम है, आप क्या बात है?
क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है, आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? खत्म हो चुकी है। बल्कि देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ उन्होंने बनाया। एक अमीर तरीन आदमी गरीब लोगों की बात कर रहा है, जिस तरह यहां पे कैनेडी साहब थे, जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप अरबपति था, उसने भी गरीब लोगों की बात की। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको कहूं, हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करता है, उसको वादा देता है, आओ रोटी कपड़ा मकान, आज तक उसी के वोट ले रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में नंबर 1 हमारी दुआएं तुर्की के साथ है, हमारी जज्बात तुर्की के साथ है। हमारे पास जर और मामलात में खुद कफीली ना होने की वजह से जो तुर्की ने हमें गिफ्ट दिया, हमने वही गिफ्ट अगर उसको भेजा तो इस पे हमारी तरफ से आलम सलाम, ये दुनिया उस पर हमें जलील या ख्वार ना समझे। जो उन्होंने हमें हेल्प भेजी वो हमने वापस कर दी, चले वो समझ में आता है, कोई मसला नहीं, फील नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे इंडिया को बिल्कुल फील नहीं होनी चाहिए। ये हम बरादर इस्लामी मुल्कों का मामला है, इंडिया को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, इंडिया इसलिए बोल रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया है ना, तो फिर हर एक हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोलते। जब ये आया मोदी साहब, इसने जब टेक ओवर किया इंडिया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, इसने किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहा। अच्छा, हाँ ये देखिए, अब मैं आपसे कम मजी भूल जाते हैं। लॉजिकल बात देखें, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने कहा सब अच्छे हैं। प्रैक्टिकल उसने काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में उसने बताया है कि ठीक है, अगर उनमें बुराइयां थी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने काम करके डिजर्व किया और लोग उसको पसंद करते हैं। अब इंडिया ने एक नेकी का और भलाई का और मुश्किल टाइम पे उसका साथ दिया, तो तुर्की का 100% बनता है तो उसका शुक्रिया अदा करें। वो उसने हमारा नहीं बनता, तो हमारा जो मामला है ना, उसमें आप देखें ना कि शायद तुर्की को हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा तवक्का हो, ठीक है। अब जब तवक्का पूरी नहीं होती तो इंसान की तो थोड़ा सा दिल में ना एक ख्याल जरूर आता है। तुर्की भाइयों को, तो तुर्की की बहनों को ये जरूर एहसास हुआ होगा कि इस मुश्किल टाइम पर पाकिस्तान का शोर तो बहुत ज्यादा है कि मैं आ रहा हूँ। जिस तरह अमरीकी बेड़े का हमारे साथ था कि अमरीकी बहरी बड़ा इमदाद के लिए आ रहा है। पर्सन 65 की जंग में अमरीकी बहरी बेड़ा नहीं आया था, हमें बहुत अफसोस हुआ था और हमें ये एहसास हुआ था, और हमारे गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें इतनी दूर दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कसूर है वो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका कसूर है। उनको चाहिए था कि एक प्रॉपर कोई डोनेशन फंड वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ करते जो कि प्रॉपरली टर्किश अवाम तक पहुंच पाती। अब पाकिस्तानी अवाम के दिलों में टर्किश पीपल्स के लिए काफ़ी मोहब्बत प्यार है और ये लोग इससे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं इस दोस्ती को। लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग लेट हुए हैं, हम अपने टर्किश भाइयों से शर्मिंदा हैं। लेकिन उसकी फिर बात वही जाती है कि मेन रीज़न आई थिंक मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट है और गवर्नमेंट लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी मिसमैनेजमेंट। हमारा जो आपस में ये रिश्ता है ना, ये ना टूटने वाला है। अगर इंडिया ने तुर्की की इमदाद की है तो उससे ये अखज़ नहीं करना चाहिए हमें कि खुदा न खास्ता तुर्की और हमारा जो ताल्लुकात हैं आपस में वो मौजूद होंगे। मैं अब साफ साफ बात दो कर रहा हूँ। बात ये है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे या पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। जरा देख उसको, जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है भला है देखो उनकी दास्तानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज्जतें फरियाद पैदा कर, जमीन पर तो हो तेरी सदा हो आसमानों में। छुपा कर रास्ते में बिजलियां रखी है खुरमन ने,